इस अभिभाषण में सरकार की नीतियां, सरकार की सोच, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, बड़ा विस्तार से उल्लेख है और काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर एक तस्वीर पेश की है कि भारत देश में सब चीज़ ठीक है, तेज़ी से विकास हो रहा है, कोई बड़ी समस्या इस देश के सामने नहीं है। ये चर्चा एक अवसर देती है हमको एक दृष्टि दौड़ाने की, डालने की कि भारतीय जनता पार्टी की विजय और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के जनादेश मिलने पर और उनके गठन के 8 महीने के बाद देश में ये सफ़र कैसा रहा, क्या दिशा है और क्या दशा है, ये अवसर है उस पर बात कहने का। ये जो अभिभाषण है वो नीरस है, निराशाजनक है, ज़मीनी हकीकत को नकारता है। देश के अंदर आज भय का वातावरण है। देश के अंदर लोगों को चिंता है अपने भविष्य की, खास तौर पे हमारे देश के जो बेटे बेटी है, जो भविष्य है, वो सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्या रूपरेखा सरकार के पास है। बिगड़ते हुए हालात देखते हुए, बंद कारखाने होते हुए देखते, माँ बाप को चिंता है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। इस अभिभाषण में वो जो वास्तविकता है उसको अनदेखा किया गया है। माननीय सरकार की कई विवादित नीतियां, निर्णय और कानूनों का उल्लेख इस अभिभाषण के अंदर है। मैं समझता हूं वो अनावश्यक था। भारत की सरकार ने माननीय राष्ट्रपति जी के साथ भी अन्याय किया कि उनके अभिभाषण में ये चीजें डलवा दी। सीएए पे सदन में चर्चा हो चुकी, हम अपनी बात कह चुके हैं। चाहे वो एनसीआर है, इन पे अलग अलग मत हैं, उसके कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं स्वयं सदन में बोल चुका हूं। पर जहां तक हमारी समझ है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें नैतिकता की कमी है। ये आम जनता की बराबरी के जो अधिकार संविधान ने दिए, मौलिक अधिकार, उसको चोट पहुंचाता है। The jury is still out on this matter. It is before the Supreme Court of India. संवैधानिक पीठ उसको देखेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा। तो अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही इस पे नहीं आया और कई राज्यों में इसमें बेचैनी है, राज्यों की विधानसभा ने अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं सर्वसम्मति से, एक के बाद एक, हिंदुस्तान के वो बड़े राज्य हैं। तो इसके बाद उसको उपलब्धि बताना और राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करना, मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर सरकार स्वयं वो संशोधन लाए उसको निकालने का। प्रजातंत्र में एक मत, हम आज सुनते हैं, एक मत, एक विचार, एक आवाज, ये संभव नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमारी परंपरा है इस देश की, प्रजातंत्र कायम होने से पहले भी पुरानी परंपरा है और प्रजातंत्र की रिवायत है चर्चा की, वाद विवाद की भी, संवाद की भी। सरकार की हर निर्णय और नीति का अनुमोदन हो, करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए ताली बजाकर विपक्ष के द्वारा, यह प्रजातंत्र की नहीं कहता कि आप जो भी कहें हम हाँ में हाँ मिलाएं, देश उसका अनुमोदन करे और जो उस पर सवाल पैदा करे वो देशद्रोही बन जाए। आप अपनी पार्टी को, मैं सुन रहा था सत्ताधारी दल के लोगों को, आप जीत के आए हैं, हम आपको बधाई दे चुके उस चीज की, पर ये मत भूले कि 63%, 62% हिंदुस्तान के लोगों ने खिलाफ भी वोट दिया है। आप अपने पार्टी को इक्वेट करते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा। आप भारत बन गए तो हम कौन हैं? आप प्लीज प्लीज
मुझे ये कहना है कि जहां तक विरोध की बात, आंदोलन की बात, आवाज उठाने की बात है, वो संविधान ने अधिकार दिया है भारत के लोगों को। हर नागरिक का वो अधिकार है जिसको आप छीन नहीं सकते। सरकार की क्या जिम्मेवारी है, क्या दायित्व, उसको सुने, खुले दिल से सुने, संवेदनशील हो। जो विरोध करते हैं उनको आरोपित मत करें, प्रताड़ित मत करें। अगर सरकार संवेदनहीन हो जाती है, अगर सरकार अपनी जनता से झगड़ा शुरू कर देती है, स्वयं लड़ाई करना चाहती है हर विषय पे, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और आने वाले वक्त के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने है। आप विरोध प्रदर्शन को अपराध कहते हैं। जनता की आवाज को दबाना, वो भी दमन से, शासन की शक्ति से। किनको दबा रहे हैं? कौन लोग पिट रहे हैं? आपको अच्छा लगता है? महात्मा गांधी के 150 साल मना रहे हैं। महात्मा गांधी के चश्मे और नाम विज्ञापन से नहीं होगा। उनकी सोच को अपनाइए, उनके मूल्य सिद्धांतों को अपनाइए। अगर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि जो अहिंसा के पुजारी थे, प्रतीक थे, उनके 150 साल में हमारे देश में बच्चे बच्चियों पर अपनी आवाज कहने पर लाठी और गोली चलती है। इससे बढ़ के अपमान क्या हो सकता है महात्मा गांधी का? प्लीज अभी प्रधानमंत्री को भी बोलना है, टोका टोकी मत करिए, सुनिए। प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहूंगा जनता की या विपक्ष की आवाज को दबाना प्रजातंत्र पर आघात है, संविधान पर चोट पहुंचाता है। और मैं इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह सुनी जाएगी। आज क्या होता है, अगर कोई भी किसी भी विषय पर बात कहना चाहे तो धारा 144 तुरंत, सेक्शन 144 के माने क्या? अंग्रेजों के समय में था, ठीक है, आज भी चलता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर कोई आपको ऐसी परिस्थिति बने, हालात हो, तभी मजिस्ट्रेट धारा 144 लगाएगा। यहां मुंह खोलने से पहले धारा 144, अश्रु गैस और लाठी, वाटर कैनन, ये तो एक नई रिवायत बन रही है। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, और फिर एसएमएस बंद, इंटरनेट बंद। आप दुनिया का लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छी चीजों के लिए नेता बने। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हिंदुस्तान, हम आपका और हमारा देश। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, मुबारक हो, हमारा देश है, जरूर बनना चाहिए। पर आप लीडर किस चीज के बन रहे हैं? इंटरनेट शटडाउन के लीडर, सिविल लिबर्टीज की कर्टेलमेंट के लीडर। यह विश्व की लीडरशिप आपने प्राप्त कर ली है। कृपा करके इस रास्ते को जरा छोड़ें और चिंतन करें जो हम कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने सुना उस सदन के अंदर भी, यहां भी सुनेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर देश के प्रधानमंत्री ने एक व्याख्या की है विरोध की, अभी 2 दिन पहले दिल्ली चुनाव में। क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, देश को तोड़ने का। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए। आज जो विरोध की आवाज उठाए वो देश को तोड़ रहा है। तो जब आप वहां पर थे और प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोर्चा निकालते थे केंद्र सरकार के खिलाफ, विरोध करते थे, तो वो राष्ट्रभक्ति थी। और आज अगर हम उठाते हैं आवाज को, वो देशद्रोह हो जाता है। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। ये शब्द वापस लिया जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि इससे देश कमजोर होगा, देश की एकता कमजोर होगी और समाज की एकता कमजोर होगी। माननीय, जैसा मैंने कहा, विरोध करना और अभिव्यक्ति की आजादी प्रजातंत्र की बुनियाद है, ये अनिवार्य है और हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे। ये हमारा भी कर्तव्य है। अगर आप दबाएंगे, कोशिश करते रहें, पर हिंदुस्तान के लोग जब खड़े होते हैं, उनकी आवाज को ना अंग्रेज दबा पाए, और हम कहते हैं कोई नहीं दबा पाएगा, ना आप दबा पाएंगे। आपकी सरकार की सोच और नीतियां, आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप आम सहमति बनाने में विश्वास नहीं करते, कंसेंसस में विश्वास नहीं करते। पहले शुरुआत में ही कॉन्फ्रंटेशन, टकराव में शुरू हो जाते हैं। आपको राज्यों से चिंता है, राज्यों की विधानसभाओं का अधिकार है कि वो प्रस्ताव क्यों करते हैं, चर्चा क्यों करते हैं। वो तो अधिकार उनका है, फेडरल कंट्री है, संघीय प्रणाली है। आपसे सवाल है, आपके माध्यम से जी, कि क्या प्रधानमंत्री जी ने ये तब सब विवादित कदम उठाने से पहले चर्चा करी थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से? क्या राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया था? आप आम सहमति भी नहीं करना चाहते और केवल आरोप की राजनीति करना चाहते हैं और दमन की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हमको आपत्ति है आप पर। आज क्या एक, मैं कहूंगा, व्हाट इज द न्यू बाइनरी टुडे इन द कंट्री? क्या संवाद है, क्या नैरेटिव है? सरकार विरोधियों के खिलाफ, जो आपका समर्थन करें वो राष्ट्रभक्त, और हम लोग सब देशद्रोही, सब लोग, तमाम राष्ट्रभक्त। आपको अपने देशभक्ति की प्रामाणिकता की आपसे, मोदी जी से, सरकार से जरूरत नहीं है। हमने इस देश के लिए संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी दिए हैं। हम सोचते हैं कि ये देश का, भारत का हर नागरिक देशभक्त है, भारत से प्यार करता है। आज अगर आपका सर्टिफिकेट आप बांटना शुरू करें तो इस देश का संसद की जरूरत नहीं रह जाएगी, संविधान के मायने खत्म हो जाएंगे, प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माननीय, भारत की सेना हमारी शक्ति है। हर भारतवासी को भारत की फौज पर नाज है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। भारत की सेना तिरंगे के नीचे युद्ध करती है। इस सेना को अपनी सेना कहना बंद करो। यह हिंदुस्तान की फौज है और वैसे ही रहेगी। ये फौज एक राजनीतिक दल की, एक प्रधानमंत्री और एक सरकार की नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपकी सरकार के मिले मैंडेट का जिक्र है। हमको कोई आपत्ति नहीं, इसी में न्यू इंडिया बनाने का है और न्यू इंडिया बनाने का बड़ी व्याख्या इसमें भी है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी की है। यह इत्तेफाक है कि 20 जून 2019 को जो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया चुनाव के बाद, इसमें भी यही बात का जिक्र है, मैंडेट का जिक्र है और न्यू इंडिया का। उसमें पैरा 13 और पैरा 109 में किया और यहां में पैरा 101 और पैरा 10 और 11 में किया। उस चर्चा पे हो चुकी, इस विषय पे धन्यवाद प्रस्ताव भी हो चुका जून महीने में, फिर दोबारा डाल दिया। पहले पढ़ तो लिया होता कि राष्ट्रपति जी को क्या भेज रहे हो, बोल चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, प्रस्ताव पारित हो चुका है, फिर ले आए। अब जाहिर है आपके पास कहने को चीजें कम हैं जो आवश्यक है। एक तो जो मैंने बताया, विरोधियों को
हमको क्या क्या तगमा नहीं देते। पाकिस्तान तो ऐसे घूमता है चुनाव में जैसे सुबह आप भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुबह से शाम पाकिस्तान। जो तुम आपके खिलाफ वो पाकिस्तान की आवाज बोलता है, जो आपका विरोध करता है पाकिस्तान को लाभ पहुंचाता है। तो मैं एक चीज से चिंतित हूं कि मानिए अगर कभी मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे? फिर किससे झगड़ा शुरू करोगे? फिर क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। चीन की तो बात कहां करेंगे। किसी अभिभाषण में कह दिया पड़ोसियों से रिश्ता बड़ा अच्छा है। पड़ोसियों से रिश्ता, बांग्लादेश क्या बोल रहा है, नेपाल क्या बोल रहा है, मैं माफी चाहता हूं, हम नहीं चाहते ऐसी बातें हो। अफगानिस्तान तक चिंता करता है क्योंकि आप उन सबको बदनाम करते हो, आप सबको कहते हो कि ज्यादती करते हो, वरना अफगानिस्तान के बारे में नहीं बोलना चाहिए, श्रीलंका बांग्लादेश के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए था। अगर सही माने में मानवता की बात करते हो, पीड़ित लोगों की बात करते हो, तो बहुत लोग पीड़ित हैं। संविधान अधिकार देता है, कानून अधिकार देते हैं, पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न होता है सोच का ही नहीं, नियत की भी सवाल है। प्रश्न यह है कि आपको कौन से नए इंडिया का मैंडेट मिला। एक भारत हम जानते हैं जिसे अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व है। आप कहते हैं कि पुराने इंडिया के अंधकार को दूर कर देंगे। ये नया भारत क्या है? कोई नया देश बनाने जा रहा है? जो भारत, असली भारत जो विरासत में मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को, आपकी सरकार को, उस भारत में क्या कमी थी? उसी भारत में तो आपने शपथ दी थी भारत के प्रधानमंत्री की। आज उसको आपको शर्मिंदगी नजर आती है उस भारत पर। 2014 का भारत एक सम्मानित और सशक्त भारत था, एक प्रतीक था हिंदुस्तान की आजादी का। आजादी के बाद इस देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल करी। वही पुराना भारत, हमारा भारत, उसका जिक्र कितना किया जाए। 1947 के बाद बड़ी संस्थाएं बनी, बड़े बड़े काम हुए इस देश के अंदर। वो भारत जिसके आप प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, वो एक परमाणु शक्ति था। 1974 में बन गया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वो भारत अंतरिक्ष में चला गया था 1975 में जब आर्यभट्ट गया था। वही मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, पर भारत ने 2008 में हम चंद्रमा पर पहुंच गए थे, चंद्रयान पहुंच गया था। 2013 में हमने मंगलायन को रवाना कर दिया था। देश में सरकार बदलती रहती है, देश तो वही रहता है, निरंतरता रहती है। वो भारत जो हम छोड़ के गए थे, वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। वही भारत जिसको न्यू इंडिया आपको बनाना है। माननीय, मैंने कई चीजों का उल्लेख कर दिया, सारा नहीं कहूंगा। पहला IIT उस भारत में 1951 में खड़गपुर में बना था। प्रधानमंत्री जी के अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद 1961 में बन गया था। NID 1961 में बन गया था। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाया। पटेल तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और पटेल ने जो और किया चर्चा में मत लाओ। 4 फरवरी 1948 का पटेल का ऑर्डर यहां लाओ और प्रतिमा के नीचे कांस्य की पत्रिका लगाओ, अगर कहना ही चाहते हो तो। सम्मान करते हो पटेल के साहस सीखो, स्वीकार करो कि सरदार पटेल का क्या वो आदेश था। पर वो सरदार सरोवर डैम, उसको नाम सरदार पटेल के लिए श्रद्धांजलि के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वो भी 5 अप्रैल 1961 को हो गया था। तो ये एक वास्तविकता है। इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि आपने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि भारत की रैंकिंग बढ़ गई। अच्छी बात है, किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग बढ़ गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
माननीय सदन के माध्यम से देश तक बता दूं, केवल 2 बड़े शहरों पे है, वो भी 5 पैरामीटर्स, 5 मानक पे, दिल्ली और मुंबई, बस, पूरे भारत का नहीं है। इसमें 95% देश के उद्योग बाहर हैं, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप आगे बढ़ गए, मुबारक हो। आपने कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करी, वास्तविकता यह है उसमें आप आगे नहीं गए। मैं उस इंडेक्स की जरा हवाला दूं जिसमें हम अगर ऊंचे गए हैं तो नहीं जाना चाहिए था। वो करप्शन का इंडेक्स है, ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो इंडेक्स निकाला है, वहां क्यों गिर गए? हंगर इंडेक्स निकला है, उसमें 10 अंक पीछे गिर गए, 10 स्थान नीचे गिर गए। और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत नीचे चला गया। ये अच्छी बात है, आपको शब्दों का शौक है, अभिभाषण में डाला है स्टैंड अप इंडिया। अरे पहले सोए हुए थे, खेलो इंडिया, पहले खेलते नहीं थे, हम भी खेलते थे, आप भी खेलते होंगे। आज कौन सा खेल खेल रहे हो समझ नहीं आ रहा, जो देश ने नहीं खेला था, है समझ नहीं आ रहा। फिर क्या कह रहे हैं, फिट इंडिया। अरे भाई मुबारक हो, फिट इंडिया, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तुम्हारा 102वां स्थान है 117 देशों में, फिट इंडिया। अरे भूखे पेटों को फिट बनाओगे या रोटी खिलाओगे लोगों को? फिट इंडिया हो गया है। अच्छा नहीं, अगर सारी इनकी मैं बताऊं, क्या गजब के लोग हैं, कुछ मर्जी लिख दो। आप भी तो माननीय सभापति महोदय देश दुनिया को जानते हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, बाकी भी ये भी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई इनको भी पता है। इनकी हालात ऐसी है, इनको कहना वही है जो मजबूरी है, कुछ नहीं कह सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बड़बोलापन है, खोखले दावे हैं, पर कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र ही नहीं। किस चीजों का जिक्र नहीं? There is no reference to the economic crisis. There is no crisis. There is no crisis. There is no reference to any unemployment, jobs, industry shutting down. No, you are wrong. कारोबार टूट रहा है। आपने 5 साल में हिंदुस्तान की मजबूत अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, अर्थतंत्र चरमरा गया है। देश में 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 ही बात बताऊं, नंबर 2 का तो कौन है, वक्त बताएगा। पर बेरोजगारी मानिए 45 साल की सबसे ऊपर, 45 साल की, और नॉमिनल जीडीपी 4.5%, वो 45 साल का, 45 इयर्स का सबसे नीचे। ये आपकी उपलब्धि है न्यू इंडिया। उसके साथ रोजगार पैदा नहीं हो रहे, रोजगार टूटे हैं, करोड़ों में रोजगार आपने तोड़े हैं, देश के कारखाने बंद हो रहे हैं, बाजार टूट रहा है, रुपया टूट रहा है, और आप कहते हो कोई बात चिंता की नहीं। राष्ट्रपति अभिभाषण में इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप, डिजिटल, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये कौन बात करेगा? राष्ट्रपति की इससे कोई चिंता नहीं। ये हिंदुस्तान के आंकड़े हैं, और इसके 2 मुख्य कारण हैं। मेरे से पहले लोग इसको कह चुके हैं। क्या कारण है? एक कारण है एक 8 नवंबर का फैसला माननीय प्रधानमंत्री का, एक तरफा नोटबंदी का। हुआ क्या, 99.6% पैसा वापस, ना तो काला धन कहां गया, नकली नोट कहां गया, पैसा वापस आया। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर आपने लाठी मारी। जो असंगठित क्षेत्र है, जहां 90% लोग मजदूर काम करते हैं, वो टूट गया। इसलिए आज ये बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, इसलिए हताशा है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है आप उससे उभारने का। देश को हमने बजट भी देख लिया, बजट पे मैं नहीं बोलूंगा, रामब्रह्म जी और हमारे अन्य साथी बोलेंगे, पर जब बजट हम सुन रहे थे
तो याद आ रहा था केंद्रीय कक्ष में पंखा चलता है, जब वहां 14 और 15 अगस्त को रात्रि मध्य रात्रि पे भाषण हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनको काफी कोसा गया। एक बार उनका जिक्र आया और उसमें आया अपने नेता को वहां पर अलंकृत करने के लिए आप करिए, पर वहां पे भी जिक्र आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मिनिस्टर है। नेहरू जी अंग्रेजों की जेलों में कैद रहे सबसे लंबे समय तक, जिनको आप कोस रहे हैं, और इसी विषयों को लेकर हिंदुस्तान के बंटवारे का मैं इस सदन में कह चुका, मेरे साथी कह चुके हैं, पर दोबारा दोहराना पड़ता है, समझ में ही नहीं आती कितनी बार बोले। 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था महोदय, प्रस्ताव पारित हुआ था कि हिंदू और मुसलमान एक देश नहीं हो सकते। 1938 में अलग अलग देश होंगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग पारित करती है। कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं, इस्तीफे हो जाते हैं सूबों के अंदर। उस समय के वाइस रॉय को अंडरटेकिंग दी जाती है हिंदू महासभा की, लिनलिथ गो को, लिखित मैं रख चुका हूं यहां पर कि हम वी विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स लॉयल टू हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, बंगाल और पंजाब कत्लो गारत, और उससे अभी बहुत समय, 5 मिनट ज्यादा हो गए। ज्यादा नहीं हुए, आपको शायद सूचना नहीं दी, मेरा समय है। नहीं, इनसे पूछ रहे, बता दें इनको, शायद नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है, कोई गलतफहमी हो रही है। ज्यादा नहीं हुए पर कम भी नहीं हुए। नहीं, कम हुआ है। चलिए 1 मिनट कृपा करिए, 12 मिनट कम हुए। अब आप सुनिए, और ये जो वक्त अभी कटा घंटी बजाने का वो वापस कर दो, और ये भी वापस कर दे। जितना समय मेरा व्यर्थ हो रहा है उतना मैं और लूंगा, उससे दुगना। शुक्ला जी, बैठिए। चलिए बोलिए, पूरा करना है आपको। आखिरी एक पैराग्राफ। ये तो मुझे ना बताएं कि कितना पैराग्राफ। सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ, पैराग्राफ। अब आप पैराग्राफ कितना समझते हैं वो तो मैं जानता हूँ। तो मुझे आपसे ये कहना है कि ये सरकार ये कहती है इसी अभिभाषण में कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, जरूर बननी चाहिए, पर 4.5 वो जीडीपी है। तो $5 ट्रिलियन बनने के लिए निरंतर 5 साल डबल डिजिट जीडीपी की बढ़त होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर 5 इयर्स। तो पहले करो, फिर अभिभाषण में डालो। आपने कह दिया, सबने सुन लिया और हो गया। माननीय, what has happened in the country to the economy, what I just referred to, is because of the monumental mismanagement of the Indian economy by this government. I am saying this with full sense of responsibility. आपको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा है हमारी पीएसयूज को बेचने का, एलआईसी को भी आप स्टेक सेल कर रहे हैं, जो मुनाफे में है, प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं, उनको आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपके राजस्व का बहुत बड़ा घाटा है। आपका जो रेवेन्यू है कलेक्शन में, उसमें बहुत बड़ी कमी है। 1-2 हजार करोड़ की नहीं, कम से कम 3 लाख करोड़ की कमी हो सकती है। तो आप करते क्या हैं, रिजर्व बैंक का पैसा ले लो, 1,76,000 करोड़, खुश हो गए, ये नहीं देखा कि कमी है, वो घाटे की पूरी के लिए लाए थे। उसके बाद क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को 1,46,000 करोड़ दे दो। लिया क्यों था रिजर्व बैंक से पैसा, और अब क्या करोगे, बेच दो। यू आर एम्बार्किंग ऑन अ ग्रैंड क्लियरेंस सेल of national assets which have been built over 70 years by this country, only to cover up for how you have destroyed. Please read the word strategic sale. It's not only disinvestment, the word is also strategic sale. Read the budget also carefully. हाँ, वो बजट तो ऐसा था जिसको सुनते हुए काफी लोगों को समझ नहीं आया। आपको आया हो तो आपको बधाई, आपसे मिला रहे। हम तो आनंदित हैं। आनंदित और होंगे अभी, पर लोगों का सिर ऐसे घूम रहा था। अब सुनिए महाराज, अभी
सभापति 30 महोदय, मिनट। मैं आपको बढ़ा दिया ना। 30 मिनट हो गए जी। अभी नहीं, अभी बोल रहा हूँ, 30 मिनट हो अभी गए। बोल रहा हूँ, अभी और पार्टी बोलता के टाइम से भी 7 हूं। मिनट। तो मुझे ज्यादा। यही कहना है, अभी नहीं हुआ पूरा, फिर आप वही कह रहे देखिए हैं ना, नहीं हुआ। बोर्ड क्या कह रहा है? देखिए। बोर्ड गलत कह रहा है, देश में हर चीज गलत हो रही है। गलत कह रहा है, इनको मालूम, इनको मालूम। फिर चलिए, देखिए ये मशीन को इधर उधर कर दे, तो देश को घुमा दिया इन्होंने, तो बोर्ड को छोड़ दीजिए। ये आरोप सही नहीं है जी आनंद जी। तो मुझे आपको एक चीज कहनी है कि ये सरकार असली मुद्दों से भाग रही है, हिम्मत नहीं है चर्चा करने की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी सत्ताधारी दल है। आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लें, 2019 का, आपने सब्ज बाग तो दिखाए, वायदे तो किए, पर वायदा खिलाफी की है, और वायदा खिलाफी की जवाबदेही से आप भाग रहे हैं, लोगों को गुमराह करके, भ्रामक प्रचार करके, और एक ऐसा वातावरण हिंदुस्तान के अंदर पैदा करके जिसमें असुरक्षा हो, हिंसा हो और टकराव हो। माननीय, मुझे सरकार को एक सलाह देनी है, इसको आप तो अच्छी कविता लिखते हैं, शेरो शायरी करते हैं। अब ये रनिंग कमेंट्री अगर होती रहेगी तो प्रधानमंत्री के समय भी होती रहेगी। अब चलाए, हमारे पास भी लोग हैं बोलने वाले, करिए 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 ना, फिर तब होगा। अगर ऐसा करेंगे तो वैसा भी होगा। कमेंट्री की इजाजत नहीं, ये नहीं होगा। कमेंट्री की इजाजत नहीं, आप बोलिए, पूरा करिए, गंभीरता से बात को सुने, पूरा करिए। आप ही वन पैराग्राफ बोले ना सर, वन पैराग्राफ पूरा खिलाड़ी करेंगे को ना। खेलना चाहिए इधर उधर। पैराग्राफ तो मैंने अपनी कलम से लिखा है। पैराग्राफ कितना बड़ा होता है, वो है पैराग्राफ का कंप्लीट। जब पूरा करिए, पूरा। तो मैं पूरा करिए। आपसे मानिए, देखिए ना, मैं समझ गया हूँ, आप अच्छा आप बोलते भी हैं, पर पूरा समझते करिए। हैं, बार बार टोका टोकी अच्छी नहीं। तो मैं एक चीज कहूंगा, सरकार को जो मैं कह रहा था, एक सलाह देना चाहता हूं। वो सलाह ये है कि ये मानसिकता बदलो, विरोध की आवाज और आलोचना सुनने की क्षमता रखो, संवेदनहीनता छोड़कर संवेदनशीलता लाओ, जनता से लड़ना बंद कर दो, अपने बच्चों से लड़ना बंद कर दो। भारत के भाईचारा अगर पैदा करना चाहते हो, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, आग्रह, प्रभु सद्बुद्धि दे, सच बोलना सीखो। गांधी के 150 साल है, सच बोलना सीखो। धन्यवाद। और ये चीज इस देश की शक्ति, बीच में मत बोलिए। विविधता में एकता है। हम बहुधर्मी देश हैं, बहुभाषी देश है, यही भारत की शक्ति है। इसलिए इस देश की गंगा जमनी तहजीब, जिसका जिक्र भाई त्रिवेदी जी ने भी किया था, उसको शब्दों में नहीं, उसकी हिफाजत करो, गंगा जमनी तहजीब की। इसलिए जो आपसे अलग हैं, सोच में, बोली में, धर्म में, उनका भी सम्मान करो। तभी हम कहेंगे कि आप जो कहते हैं कहीं बदल रहे हो और शायद ठीक रास्ते पर आओ। ये देश ना मेरा है ना तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ये देश हर भारतवासी का है। इस देश की आत्मा पर चोट लगाना बंद करो, और प्रजातंत्र में और संविधान में अगर आपका विश्वास है तो हमने जो कहा है उसको गौर से सुने। माननीय प्रधानमंत्री से पहले आप चाहते थे कि हम ना बोले उनके सामने, जो इच्छा होगी जो वो बोलेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो फिर भी बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।